प्रिय बच्चों, आप स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन के कार्य में निरत होंगे। आज इन विषम परिस्थितियों में हम सभी अपने घर की सीमाओं में सुरक्षित हैं। यदि बाहर निकलते हैं तो कोरोना का खतरा है, सबसे मिलते जुलते हैं तो कोरोना का खतरा है। आज हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने एक ऐप अभी हाल में लॉन्च किया है जो आयुष कवच के नाम से जाना जाता है। इसके पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आरोग्य सेतु ऐप दिया था, जिसको हम सभी ने अपना डाउनलोड कर लिया। अब एक नया ऐप अपनी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयुष मंत्रालय के द्वारा ये डाला गया है, आयुष सेतु करके। अर्थात तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए सेतु माने होता है पुल। ज़िंदगी को सुरक्षित रखने के लिए एक पुल का काम करता है, एक कड़ी का काम करता है, यह जोड़ने के लिए कि हम और आप सब सुरक्षित रहें। उनका अथक प्रयास है हमारे मुख्यमंत्री जी का। इस संदर्भ में आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि सभी छात्र छात्राएं, अभिभावकगण और सुधीजन, जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सभी लोग इस आयुष को डाउनलोड कर लें। आयुष कवच के डाउनलोड करने से होगा ये कि हमको समय पर प्रदेश सरकार के निर्देशों की जानकारी और आसपास कोई भी यदि और भी जानकारियां हैं तो इसके माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी हम अच्छे स्वास्थ्य को कैसे रख सकते हैं, किन किन चीज़ों को हम अपने शरीर में ग्रहण करें, भोजन शैली में परिवर्तन, योग व्यायाम में परिवर्तन करना पड़ेगा। अपने जब जीवन शैली हमारी परिवर्तित हो जाएगी तो हमारे अंदर की जीवन शक्ति बढ़ जाएगी। जब जीवन शक्ति बढ़ जाएगी उस माध्यम से हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। इम्यूनिटी पावर अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं, जीवन जीने की शक्ति। जब हमारे अंदर जीवनी शक्ति होगी, अत्यधिक कहना चाहिए, हमारे शरीर में अच्छी सेल्स होंगे, अच्छी लाल रक्त कणिकाएँ होंगी, तो हम अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे इन विषम परिस्थितियों में। तो हमें विशेष ध्यान देना है। आज मैं अनिल कुमार पुरवार, GRV इंटर कॉलेज राठ के माध्यम से आज बच्चों को 12 के जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हम लोकोक्तियाँ और मुहावरों के विषय में थोड़ा सा बताएंगे। ज्ञान तो बहुत विस्तार है, तो लोकोक्तियाँ पहले समझें क्या होती हैं। उसी शब्द में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। लोकोक्ति अर्थात लोगों द्वारा कही हुई उक्ति। उक्ति से तात्पर्य है कहावत से। कोई भी व्यक्ति किसी बात को कह देता है तो वो लोकोक्ति कहलाती है। मुहावरे और लोकोक्ति आज दोनों विधाओं में अपन लोग थोड़ा थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर विस्तार से किसी और पीरियड में आपको हम बताएंगे। तो लोकोक्ति आज एक जैसे है, अधजल गगरी छलकत जाए। तो अधूरा ज्ञान वाले का अधिक बोलना, जिसको पूरा ज्ञान नहीं है और वो अत्यधिक चर्चा करे और ज्ञान का बखान करे, तो उसके लिए ये उक्ति फिट होती है। रमेश अल्पज्ञानी होते हुए भी विद्वान बनने का ढोंग करता है, इसलिए उसको कह दिया गया है कि अधजल गगरी छलकत जाए। दूसरा है अंधे की लकड़ी होना, सीधा सा तात्पर्य है। तो ये अंधे की लकड़ी होना मतलब है एकमात्र सहारा होना। जैसे किसी बूढ़े माता पिता, जैसे हमारे श्रमण कुमार हुए, तो अपने अंधे माता पिता के लिए वही एक सहारा थे। वही अपने माता पिता के लिए स्नान कराना, भोजन बनाना, उनको मंदिरों के अपने कांवर में बिठाल करके दर्शन कराना
उनकी पूजा की सारी व्यवस्था करना, ये श्रवण कुमार जी का काम था। तो ये हमको कहते हुए कोई दिक्कत नहीं है कि वह एकमात्र सहारा थे, इसलिए उनको ये कह देंगे हम कि अंधे की लकड़ी होना, अर्थात अपने बूढ़े माँ बाप के लिए एकमात्र सहारा होना। दूसरा है अपना उल्लू सीधा करना। वैसे तो अगर देखा जाए तो इसका अर्थ समझ में, अपना उल्लू सीधा करना नहीं समझ में आ रहा। उल्लू अलग है, अपना अलग है, मगर जब उसको हम लोकोक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं, मुहावरा अपना अर्थ स्वयं में प्रकट कर देता है, लोकोक्ति को समझना पड़ता है। तो यही बताया, अपना उल्लू सीधा कर मतलब स्वार्थी होना। आजकल लोग अपना उल्लू सीधा करने में ही लगे रहते हैं। आगे है अपने पैर पर खड़े होना। पैर पे तो वैसे तो देखा जाए सभी खड़े रहते हैं, मगर यहाँ कहीं अर्थ और प्रकट हो रहा है। इससे तात्पर्य है कि स्वावलंबी होना, अर्थात स्वयं अपनी जीविकोपार्जन का साधन उत्पन्न करके खुद कमा करके खाना ही स्वावलंबी होना कहलाता है। तो लड़के अपने पैर पर खड़े होने पर ही उसका विवाह करना ही माता पिता का कर्तव्य होता है, वो करना चाहिए। जो बच्चे अपने स्वावलंबी हो जाते हैं, अर्थात कमाने लगते हैं, चाहे व्यापार के माध्यम से हो, चाहे सर्विस के माध्यम से हो, ठीक है, चाहे किसी सेवा के माध्यम से हो, जब पैसा अर्जित करता है वो कोई बालक, तभी उसका विवाह करना चाहिए, तभी कहलाता है स्वावलंबी होना। अगला है छक्के छुड़ाना। अब छक्के का कि देखे जाए तो कई अर्थ निकलते हैं छक्के छुड़ाना, मगर यहाँ जो छक्के छुड़ाना इससे तात्पर्य है वो कहाँ प्रयोग किया जा रहा है इसको समझ लो। अब जैसे ताश खेलते हैं उसमें भी छक्के छूटते हैं। छक्के मतलब जो हमारे स्त्री और पुरुष के अलावा जो तीसरा लिंग होता है उसको भी छक्के कहते हैं। तो छूट गए, कहीं बंधे हुए थे का, मगर उस अर्थों में नहीं जाना है। अब कोई ऐसा कार्य कर देना जिससे कि अगला व्यक्ति पराजित हो जाए, यहाँ उससे आशय है। तो पराजित करना, भारतीय क्रिकेट टीम ने अन्य किसी टीम को बहुत गहरे अंतर से हरा दिया, तो अर्थात भारत ने जैसे कह दिया जाए कि पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, इतनी अच्छी क्रिकेट खेले, तो ये छक्के छुड़ाने का अर्थ प्रकट होता है। अगला है सावन हरे ना भादों सूखे। अब ये वैसे अगर इसका अर्थ निकाला जाए, इसको ना समझा जाए, तो एकदम से कोई व्यक्ति उसका अर्थ ऐसे प्रकट नहीं कर सकता है। अब इसके विषय में सावन हरे ना भादों सूखे, सावन में सदैव के जी वर्षा होने के पश्चात सारे वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे सब हरे भरे सुरम्य वातावरण हो जाता है। और भादों माने होता है जब तेज़ बारिश होती है, और उस समय कोई सूखा रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अर्थात सदैव एक समान रहना, ना तो सावन में सूखापन रहे और ना भादों में गीलापन रहे, अर्थात बीच वाली स्थिति सदैव बनी रहे, सामान्य स्थिति में आदमी का जीवन चलता रहे समानांतर, वहाँ पर ये चीज़ लागू होती है। सावन हरे न भादो सूखे, अर्थात सदा एक समान रहना, एक रस होना, एक समरूपता होना। सच्चे महापुरुष ना सावन में हरे होते हैं ना भादों में सूखते हैं, कई पेड़ पौधे सूख जाते हैं। और आगे है उल्टी गंगा बहाना। अब बताइए, गंगा तो सदैव सीधी बहती है, अब उल्टी गंगा कैसे बहे? तो इसके तात्पर्य है कि परंपरा के विपरीत कोई भी कार्य कर देना, सही स्थिति में कोई चीज़ हो रही है और उसको हम उसके उल्टी दिशा में होकर के खड़े होकर के या कोई भी काम अपने कर दें, तो ये उल्टी गंगा बहाना होता है। अर्थात चाचा को आदेश देकर उल्टी गंगा क्यों बहाते हो, अर्थात हमें स्वयं काम करना चाहिए और हम चाचा को आदेश दे रहे हैं, अपने से बड़े बुजुर्ग को आदेश दे रहे हैं, यही हुआ ना उल्टी गंगा बहाना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे है कलई खुलना। अब कलई से तात्पर्य है चूना जब खिल जाती है, चूना जब खिल जाता है तो उसको कलई कह देते हैं, अर्थात पाउडर रूप में जब चूना हो जाता है, मगर यहाँ उसका इससे अर्थ नहीं है।
यहाँ कलई से तात्पर्य है किसी चीज का राज खुल जाना या भेद खुल जाना। तो गूलर के मतलब जो ना पत्रकारों ने कहा है कि अनेक नेताओं की कलई खुल गई या पोल खुल गई, अर्थात कोई उन्होंने ऐसा गलत कार्य किया था कि उनका गलत कार्य किया हुआ उजागर हो गया। तो ये होता है कलई खुलना। आगे है गूलर का फूल होना। गूलर एक बरगद की तरीके का कहना चाहिए होता है वृक्ष, जिसमें उसमें फूल नहीं होते हैं, मतलब कभी कभार कहना जी प्रकट होता है, अर्थात अति दुर्लभ माना गया है वो, जिसको देखने को मिला बड़ा सौभाग्यशाली है। तो अति दुर्लभ होना, गूलर के फूल के समान एक वर्ष से तुम दिखाई नहीं दिए। जैसे हम इससे तात्पर्य यहाँ एक और दूसरा मुहावरा भी यहाँ प्रयुक्त हो सकता है, ईद के चांद होना, अर्थात बहुत दिनों बाद मिलना। आगे है नाक में नकेल डालना। अब नाक में नकेल तो जानवरों को डलती है, जिनको नहा जाता है या जिनको हम उपयोग में लाते हैं गाड़ी के माध्यम से, एक्का के माध्यम से, उनको नकेल डाली जाती है। तो यहाँ पर तात्पर्य उसका एकदम विपरीत है। यहाँ पर मतलब है कि हम मनुष्य समाज में जब कोई बालक युवा हो जाता है और उसको जिम्मेवारी का भार उठाने के लिए कहा जाता है, तो उसको कैसे बस में किया जाए, क्योंकि वो तो अपने मद में मस्त होता है। तो लोग बाग क्या करते हैं, उसका विवाह कर देते हैं। तो अनेक महिलाएं अपने पतियों की नाक में और पतियों के लिए भी बात है कि जब शादी जब हो जाती है तो पत्नियां हमेशा अपने पति को वश में करने के लिए अर्थात इतने आदेश वो पारित करती हैं, जिससे कि कहते हैं ना कि हमारे बस में कर लिया पत्नी ने, अर्थात नकेल डाल ली। उसमें दिखाई नहीं देती है, वो भावनाओं की, उनके कर्मशीलता की ही नकेल होती है, अर्थात इतना वो चौकसी रखती हैं कि कहीं कोई बीमार ना हो जाए, कहीं कोई गलत कुछ खा ना लें, कहीं कोई गलत जगह चले ना जाएं। तो उनके जीवन की सुरक्षा की देखभाल मतलब जो ना स्त्रियां करती हैं, महिलाएं करती हैं, इसलिए उनका विवाह कर दिया जाता है। तभी कहते हैं कि अब नाक में नकेल डाल दी गई है। अब है मक्खन लगाना। अब यहाँ कोई रोटी तो चौपड़ा नहीं है, अब यहाँ पर जैसी खाना नहीं है। अब यहाँ मक्खन लगाने के दो आशय प्रकट हो रहे हैं। एक तो मक्खन रोटी में, ब्रेड में, किसी चीज़ में लगा करके हम उसका सीधा पान कर लेते हैं। मक्खन मतलब होता है स्नेह, और मक्खन का यहाँ तात्पर्य दूसरी तरफ अर्थ प्रकट कर रहा है चापलूसी से, किसी की मतलब जो ना खुशामदगिरी की बातचीत करना, ये यहाँ मक्खन लगाना उससे आशय प्रकट हो रहा है। सुरेश अपने अधिकारी को बहुत मक्खन लगा रहा है, यहाँ ये कह दिया जाए, अर्थात उनकी चापलूसी, हर मतलब जो ना बात पर हाँ में हाँ मिलाना, आगे से आगे उनके शब्दों, उनकी बातों की तारीफ करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रकट होती हैं। अब आगे है पिया चाहे सोई सुहागिन। अब इसका तात्पर्य पिया चाहे सोई सुहागन, अर्थात जिसको पिया पति चाहता है वही स्त्री ही सुहागिन कहलाती है, अर्थात अधिकारी जिसे वही योग्य। हमारे कार्यालय में या कहीं पर भी किसी ऑफिस में अधिकारी जिसकी तारीफ़ कर दे, जिस पर विशेष ध्यान दे दे, वही योग्य होता है, चाहे उससे भी कई ज़्यादा ज्ञानवान व्यक्ति वहाँ पर बैठा हो। उसकी जब मतलब कोई चर्चा अधिकारी नहीं करता तो वो उसकी योग्यता का कोई मूल्य आंकने वाला नहीं होता है। यदि किसी अधिकारी ने किसी कम जानकार व्यक्ति की तारीफ़ कर दी तो वही योग्य माना जाएगा। तो यहाँ पर ये मुहावरा प्रकट होता है कि पिया चाहे सोई सुहागन, जो पिया चाहेगा वही सुहागिन कहलाएगी। अब आगे है मुँह फुलाना। मुँह फुलाना मतलब ये तो बच्चे खेलते भी हैं, जैसे गुब्बारा भरते हैं तो मुंह फुला लेते हैं, उससे कोई तात्पर्य नहीं है। यहाँ मुंह फुलाने से है कि नाराज़ हो जाना और अपनी असंतुष्टता का भाव प्रकट कर देना, ये मुंह फुलाना कहलाता है। छोटी छोटी बातों में तुम तो मुंह फुला लेते हो, यहाँ पर लोग चर्चा कर लेते हैं, कह देते हैं। आगे है दांत खट्टे करना। यहाँ खटाई खाने से नहीं है, नींबू खाने से नहीं है, मतलब यहाँ मतलब है दांत खंड, कुछ ऐसा कर गुजरना, कुछ ऐसा काम कर देना जिस सामने वाला व्यक्ति आश्चर्यचकित रह जाए और पराजित सा महसूस करे, वही कहलाता है दांत खट्टे करना। आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। आगे है आम के आम और गुठलियों के दाम।
बात बड़ी कहना चाहिए अनूठी सी लगती है कि आम भी खाने को मिलें और गुठलियों की भी हमें कहना चाहिए पैसे मिल जाएं। तो ये मतलब है कि किसी चीज़ का दोहरा लाभ प्राप्त कर लेना। जैसे अखबार पढ़कर उसकी हमने अखबार की तो पढ़ लिया, सारी जानकारी हासिल कर ली, मगर जो हमारी शेष रद्दी बची उसको हमने महीने भर बाद या एक साल बाद उसको हमने विक्रय कर दिया, उससे हमको धन की भी प्राप्ति हो गई, तो अर्थात जानकारियाँ भी मिली और हमारी बेकार पड़ी हुई रद्दी का मूल्य भी मिल गया। आगे है आँख का तारा होना। आँख का तारा होना से तात्पर्य है कि बहुत अधिक प्रिय होना, अत्यधिक प्रिय होना। राम मेरी आँख का तारा है। जैसे कि श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए क्या था, आँख का तारा था। यहाँ पर ये तात्पर्य है। पानी पानी होना, अब पानी पानी होने से मतलब है भीग जाना से मतलब नहीं है। यहाँ पर पानी का अर्थ है कि बहुत अधिक लज्जित हो जाना। अब कैसे लज्जित हो जाना, कोई ऐसा काम कर दो और तुम्हारा किया हुआ कार्य सबके सामने उजागर हो जाए, कोई भी गलत कार्य तुम्हारा उजागर हो जाए, तब हम क्या हो जाते हैं, लज्जित हो जाते। श्याम परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पानी पानी हो गया, या यह भी कह सकते हो श्याम चोरी करते हुए पकड़ा गया तो वो पानी पानी हो गया, ये तात्पर्य है। आगे है दाल में काला होना। अब दाल में काला होना, दाल बन रही कोई चीज़ गिर जाए कालापन से तात्पर्य नहीं है। यहाँ तात्पर्य है किसी चीज़ का संदेह होना। कैसा संदेह होना कि भर्ती परीक्षाओं में कोई भी जब नौकरियां के लिए आवेदन पत्र आवेदित किए जाते हैं तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां भी हो जाती हैं। जो योग्य छात्र नहीं है वो पास हो जाते हैं और जो अयोग्य छात्र हैं वो उनकी नौकरियां लग जाती हैं। तो यहाँ पर उन छात्रों को थोड़ा सा कष्ट होता है जो योग्य होते हैं कि भाई कहीं ना कहीं दाल में काला है, अर्थात कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था में चूक है, कोई ना कोई खोट है, कोई ना कोई उसमें छेद है जिसके माध्यम से अयोग्य व्यक्ति का चयन हो गया और योग्य बैठा रहा। आगे है हाथ कंगन को आरसी क्या, अर्थात हाथ कंगन, जो कंगन हाथ में पहन लेता है तो उसको आरसी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, उसका प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात जिसने अपने आप में काम किया है, जो कुछ करना चाहता है, जैसे कार चलाने वाले को अपने चालक होने के प्रमाण पत्र देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो शासन प्रशासन की व्यवस्था की वजह से एक प्रमाण पत्र हमको मिल जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। मगर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भी क्या, हम कई लोग ऐसे हैं जो गाड़ी नहीं चला पाते हैं और कार्यालय में किसी प्रकार से अपना प्रयास करा के ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं। अब थोड़े से सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं, बाकी पूर्व में व्यवस्था कुछ ऐसी रही है कि जिन्हें कुछ भी नहीं आता मगर उनके पास लाइसेंस आ गया ड्राइविंग करने का। तो ये सब तो जो चलाना जानता है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तात्पर्य हमारा इतना भर है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, आरसी माने उसको दिखाने के लिए प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब आगे अपन लोग अगले में चर्चा करेंगे गागर में सागर भरना। अब ये कैसे संभव है कि एक घड़े में पूरा समुद्र समा जाए, तो संभव नहीं है। मगर कुछ लोकोक्ति और मतलब जो ना होती हैं ऐसी कि जिसके माध्यम से हम बात का इशारा किसी दूसरी तरफ हो रहा होता है, जो बात का इशारा हमें दूसरी तरफ ले जाता है। तो जैसे कि बिहारी के लिए भी ये बात कही गई है कि उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से गागर में सागर भर दिया, अर्थात कम शब्दों में बहुत गहराई और गंभीर और कई अर्थ प्रकट करके उनकी कहना चाहिए भाव प्रकट होते हैं। ऐसे थे हमारे बिहारी जी। तो गागर में सागर भरने से है कि थोड़े से शब्दों के माध्यम से बहुत गहरी बात को प्रकट कर देना और कई अर्थ निकलना उसके। तो नरेश इसमें बताया गया है। कविवर बिहारी ने के विषय में हमने आपको चर्चा बताई दी है कि उन्होंने छोटे छोटे से दोहों के माध्यम से बहुत गहराई और गंभीर बातें कह दी। अक्ल का दुश्मन होना, अक्ल ये उर्दू शब्द है। तो अक्ल माने होता है बुद्धि,
और बुद्धि का दुश्मन क्या हो सकती है? बुद्धि इसमें पर्याय मतलब जो ना वाची भी है। मान लो ये अक्ल का दुश्मन, तो एक तरफ तो अक्ल है और उसका दुश्मन माने कौन होगा? जो मूर्ख होगा। तो अक्ल का दुश्मन मतलब बुद्धिमान की तो बुद्धिमान से मित्रता होती है, मगर दुश्मन उसका कौन होता है? मूर्ख होता है। तो यही बताया है, नरेश अक्ल का दुश्मन है। कह सकते हैं कि मतलब जो ना नरेश अक्ल का दुश्मन है, कोई भी काम वो उल्टा पुल्टा करता रहता है। आगे है घोड़े बेचकर सोना। अरे भाई, कोई भी सामान आदमी बेच के सोता, मगर यहाँ घोड़े बेचकर सोने से तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये यहाँ पर ये है कि कोई भी गहरी नींद तब सोता है जब उसके दिमाग से कार्य का बोझ हल्का हो जाता है। कोई बहुत बड़ा कार्य उसने कर लिया तो वो अपने आप को हल्का महसूस करता है। जैसे कि परीक्षा के दिनों में विद्यार्थियों के ऊपर सबसे ज़्यादा दिमाग में यही रहता है कि हमको अपने परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, परीक्षा देना है। तो ये प्रेशर बहुत ज़्यादा साल भर तक दिमाग में छाया रहता है। और जब वो जिस दिन परीक्षा उसकी संपूर्ण हो जाती है, आखिरी पेपर दे कर के वो घर आता है, तो अपने आप को वो महसूस करता है। और कहते हैं ना कि घोड़े बेचकर सो रहा है, तो माता पिता भी उनको नहीं जगाते हैं और आराम से तसल्ली से वो सोता है कि भाई इसने साल भर मेहनत की, अब इसको आराम से सोने दो। आगे है हाथ पीले करना। फिर वही बात है, जैसे अभी नाक में नकील डालने वाली बात बताई थी, उसी से मिलता जुलता यह भी है कि हाथ पीले करना। अक्सर देखा होगा शादी विवाह जब होती है तो वर और कन्या की, लड़की और लड़के के दोनों के हाथ पीले किए जाते हैं, अर्थात विवाह कर देना। तो माता, लड़की के पक्ष वाले माता पिता लड़की के हाथ में हल्दी से हाथ पीले करते हैं और वर माने दूल्हे के हाथ में उन पीले हाथों को सौंप देते हैं कि अभी तक मैंने इस पुत्री को अपनी इनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा, खाना पीना, इसके मतलब जो ना सब कुछ व्यवस्था की, मगर आज मैंने ये हाथ पीले करके, अर्थात स्वस्थ रूप में, पीले से तात्पर्य है कि हल्दी स्वास्थ्य की प्रतीक है कि मैंने स्वस्थ बालिका आपको अपने हाथों से तुमको जिम्मेवारी के साथ सौंप दी है, अर्थात विवाह कर दिया है। अब सारा उत्तरदायित्व तो आज से दूल्हा राजा का है। तो ये कह करके हाथ पीले कर देने से तात्पर्य हमारा है। तो कमला ने अपनी पुत्री के हाथ पीले कर दिए, जैसे मधु ने अपनी पुत्री के हाथ पीले कर दिए। अब अगला है होश उड़ जाना। ये भी प्रदर्शित करता है होश कब उड़ते हैं, कोई बड़ी बात। ऐसे तो आदमी सभी होश में रहते हैं, ज़्यादातर हर आदमी जो भी कार्य करता है तो अपने होशो हवास में करता है, अर्थात वो चैतन्य अवस्था में करता है। और जब चेतनता उसकी समाप्त हो जाती है तो उसी को कह दिया जाता है कि होश उड़ जाना। कोई ऐसी बात हो जाना, जैसे अचानक आप जा रहे हो, सामने से शेर निकल आए, सामने से एकदम से सांप कोई निकल आए, तो आपका ध्यान जो दूसरी तरफ लगा हुआ था, एकदम से तत्क्षण आपकी बुद्धि शेर की तरफ या सर्प की तरफ चली जाएगी, अर्थात आपका होश उड़ जाएगा। घबराहट इतनी पैदा हो जाएगी कि आप जो सोच के जा रहे थे वो सब चीज़ें भूल जाएंगे। तो उस समय तो तत्काल आपको अपनी जान बचाने की पड़ेगी कि हमारी जान की सुरक्षा कैसे हो। तो यही से तात्पर्य है कि होश उड़ जाना। अब आगे है हवा से बातें करना। हवा से बातें करना से तात्पर्य कि हवा से कोई बातें कर सकता है? भला नहीं कर सकता है, मगर यहाँ से तात्पर्य हवा की गतिशीलता से, कि हवा कितनी गतिशील होती है, उसकी गति से हम अपनी गति मिला दें, उसी को कहा जाता है तेज धावक हो जाना या तेज गति से दौड़ना। जैसे चेतक महाराणा प्रताप का हवा से बातें करता था। आगे है बालू की दीवार। क्या बालू की दीवार बन सकती है? जब तक कि सीमेंट ना मिले, गारा ना बने, तब तक दीवार बन ही नहीं सकती, घूमने का सहारा ना हो। तो इसके से तात्पर्य है कि बालू अपने आप में कणकण होती है, अर्थात कमज़ोर होती है, वो अपने आप में उसमें क्षमता और उतनी ताकत नहीं होती है। कहते हैं रेत की दीवार होना या बालू की दीवार होना, अर्थात बहुत कमज़ोर होना। तो बालू की दीवार पर जीवन का महल बनाना उचित नहीं है, अर्थात उसके लिए ठोस आधार और ठोस सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। आगे है पापड़ बेलना। पापड़ हमारे घर में माताएं बहनें बेलती हैं, उससे तात्पर्य अलग है कि वो अपने बरसात में इंतजाम कर लेती हैं, व्यंजन के रूप में अपना पापड़ बना लेती हैं। पापड़ बेलने से तात्पर्य यहाँ पर आशय प्रकट होता है कि कष्ट सहना। भैया बहुत पापड़ बेले, बहुत कष्ट सहे, बहुत पीड़ा सही, तब जाकर के किसी नतीजे पर हम पहुँचे हैं।
तो राम को नौकरी प्राप्त करने के लिए उससे बता दें इसका कैसे प्रयोग करोगे। राम को नौकरी पाने के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़े। प्यारे बच्चों, आज यहीं पर ये प्रकरण लगभग विराम देते हैं। अगली कड़ी में फिर आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मन लगा करके सुना, और ऐसा विश्वास है कि इनको अपनी आप उत्तर पुस्तिका में लिख लोगे, जिससे कि आपको ये मुहावरे परीक्षा में काम आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अध्ययन के कार्य में व्यस्त रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं।